अगला चैप्टर है अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। इनके बारे में वर्णन देखते हैं। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों और राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। इसमें तीन सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें 98 विषय का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो है राज्यों को है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय है। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय में है। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। वहीं आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड संहिता, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। आठवीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को, उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, 2000 और वर्ष उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। उसके बाद नौवीं अनुसूची में क्या है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 1951 में शामिल हुआ था ये। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं, मतलब 9वीं अनुसूची में 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ताओं के बारे में उपबंध है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में शामिल किया गया, ये 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि से संबंधित है और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित 18 विषय हैं। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, जबकि 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची में जो है वो 29 विषय है, मतलब कि पंचायती राज से संबंधित 29 सब्जेक्ट है और वहीं पर नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में 20 भाग है, गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये सही है, केवल 3 सही है। भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देता है? ये है पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में जो है वो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन है। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाएगा? तो पहली अनुसूची में संशोधित किया जाएगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। तीसरी में शपथ का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय, यही है तीसरी में जो है वो क्या है? शपथ का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने गई शपथ वो भी है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप है। संसद के सदस्य द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है। तो इसमें क्या है ना, 1, 2 और 4 शामिल है। मतलब ये कि तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ का वर्णन, कौन सा शपथ? संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। किसके? तो संघ के मंत्री के, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी के, उसके बाद संसद के सदस्य का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का, किसी राज्य के मंत्री का, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी का, राज्य विधानमंडल के सदस्य का और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का। भारत के राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। मतलब राष्ट्रपति का जो शपथ जो होता है ना, वो 60 में अनुच्छेद में दिया गया है। अब हम देखते हैं आगे, सूची का हमें मिलान करना है इसमें। चतुर्थ में क्या है? तो राज्यसभा से संबंधित है। छठी अनुसूची में क्या है? तो ये जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। और इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है। आते हैं ये मिलान करना है यहाँ पर 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण, ये 9वीं अनुसूची में है। तो देखा जाए तो भाषाएं किस में है? भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण, ये जो है कुछ अधिनियमों और विधि मान्यकरण, दल बदल संबंधी जो है वो 10वीं अनुसूची में है। इसको देख लेते हैं क्या है इसका। तो ये 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मानकीकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरताएँ हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में जो है वो ये भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में विधि कुछ अधिनियमों और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो ये था जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। और इसे क्या कर दिया गया? तो इसे जो है ना वो विधि मानकीकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची मूलतः भूमि सुधार से संबंधित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु लाई गई थी। 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत के संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ये सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उनके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा सही है? तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो कह रहा है कि भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। 9वीं अनुसूची 31 क और 31 ख जोड़े गए, मतलब 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विषय यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव किया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 क ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित विनियमों को इस आशय पर शून्य नहीं किया जा सकता है कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उन्हें छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विषय को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब ये न्यायिक संवीक्षा में आ सकते हैं। ये न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में दूसरा गलत है। कोहलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। मिलान करना है। संघ सूची में कितने विषय? संघ सूची में जो थे वो 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में कितने हैं? 98 हैं, राज्य सूची में 59 है और संवर्ती सूची में 52 है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय संवर्ती सूची में आता है। संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करता है। ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारतीय सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? संवर्ती सूची में है। ये जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में डाला गया है? तो इसे डाला गया है संवर्ती सूची में डाला गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स संविधान के 7वीं अनुसूची के संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के में उल्लिखित है। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न, विदेशी व्यापार। आपराधिक मामले, इसमें क्या है कि पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले संवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में कौन सा मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय निखात। ये है पहला हमारा जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, सही है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची नहीं, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है चतुर्थ अनुसूची में है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में, सही है। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? संवर्ती सूची में जो रखा गया है वो है शिक्षा को संवर्ती सूची में रखा गया है। 1976 के संशोधन द्वारा इसे, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया था। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि शिक्षा के प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? वो था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मों से ये करना है। तो वन जो है वो संवर्ती सूची में है। शेयर बाजार ये आते हैं संघीय सूची में। डाकघर, बचत बैंक, जन स्वास्थ्य क्या करा इसमें? सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला जो है वो वन ये संवर्ती सूची का विषय है, सही है। शेयर बाजार संवर्ती सूची का नहीं है, संघ सूची का है। डाकघर, बचत बैंक ये है संघीय सूची का है। जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। सुमिलित करना है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची में कौन आते हैं? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। केंद्रीय सूची में आते हैं
जनगणना जो है केंद्रीय सूची में आता है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक में ये व्यवस्था आते हैं। समवर्ती सूची में जो है वो जन अवशिष्ट विषय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान है, और समवर्ती सूची में आते हैं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी शिक्षा का वर्णन है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सारे जो है ना वो सभी में शिक्षा का कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6), 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में 243(6), 243(ब) में। उसके बाद अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में बच्चों को शैशवपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा के उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। षष्ठम और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची में दल बदल कानून है? तो 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून रखा गया है? तो ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में दल बदल 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में जो है ना वो उल्लेख नहीं किया गया है गैस का। संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है, बाद बाकी बैंकिंग का है, बीमा का है और जनगणना का है। विकल्प में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस जो होते हैं ना वो राज्य सूची का सब्जेक्ट है। गैस राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। उल्लिखित है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस उत्पाद शुल्क संघ सूची का है। प्राकृतिक गैस उत्पाद शुल्क संघ सूची का है, जबकि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर ये राज्य सूची का है। उत्पाद शुल्क अगर गैस पर लिया जाता है तो वो संघ लेगा, जबकि विक्रय कर जो है वो राज्य लेगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित नहीं है वो है कृषि, रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं और रेलवे है। अब आते हैं आगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है। राज्य सूची में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज जो है ना वो राज्य सूची में सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल है वो है दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है। तो ये ध्यान रखना है कि दंड प्रक्रिया जो है ना वो समवर्ती सूची का विषय है, जबकि पुलिस, कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं सूची में किसमें सम्मिलित किया गया है? तो इसे सूची सम्मिलित किया गया है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 3 प्रविष्टि नहीं, ये सूची 2 प्रविष्टि 37। क्या है ये? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 1 मतलब संघ सूची के प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्य के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग
द्वारा करवाया जाएगा तथा अनुसूची 2 राज्य सूची के प्रविष्टि 37 में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन किया जाएगा। तो ये दोनों शामिल किया गया है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये अनुसूची 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आते हैं, 9वीं अनुसूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। और ये भूमि सुधार जो है ना राज्य सूची का विषय है। ये भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है जो कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? यह है 5वीं अनुसूची में। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने समर्था बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य समर्था वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया? 6ठी अनुसूची में नहीं, 5वीं अनुसूची में ये वर्णन किया गया। और ये जो विभिन्न राज्य हैं वो कौन है? तो वो राज्य है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसका वर्णन 5वीं अनुसूची में किया गया है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए हैं? तो ये जो है वो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए है। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए है। संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? अनुसूची 6 जो है वो मणिपुर में लागू नहीं होता है। अनुसूची 6 मणिपुर में लागू नहीं होता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? तो इसमें जो है ना वो ये 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको छोड़कर बाद बाकी जितने क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके लिए प्रशासन और नियंत्रण का प्रबंध जो है वो 5वीं अनुसूची में है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए 6ठी अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई है। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? तो ये जो है वो लागू नहीं है, वो है मणिपुर में लागू नहीं है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है। अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये होते हैं त्रिपुरा में लागू होते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो 11वीं जो है वो पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं जो है वो नगर परिषद से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। अब आते हैं हम उद्देशिका में देखते हैं। उद्देशिका, अगला चैप्टर हमारा उद्देशिका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिसे 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाज उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान के उद्देशिका में अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करता है। उद्देशिका संविधान के विविध निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये बात कहा था के.एम. मुंशी ने।
प्रस्तावना के संविधान का भाग केशवानंद बनाम केरल राज्य बाद में स्वीकार किया गया। कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में इसे स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था 1960 में बेरुबारीवाद में, जबकि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में इसे स्वीकार किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। कब कहा गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 में। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, ये बात कहा था बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में, जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब बाद में संविधान की मूल आत्मा उद्देशिका को कहा गया था। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। V.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तथा हृदय माना था। V.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। K.M. मुंशी ने। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। V.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। अब आते हैं हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? ये संविधान लागू किया गया था तो उस समय क्या था? भारत की वस्तुतः स्थिति क्या था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत का मूल था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इनमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख करें तो कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानताएं और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का वर्णन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना के में सही क्रम ये होगा: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ध्यान देने योग्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में इसे उल्लेखित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। तो ये देखिए, पंथ निरपेक्ष के जगह पर ही ना वो धर्मनिरपेक्ष लेता है और लोकतंत्रात्मक के जगह पर प्रजातांत्रिक लेता है। तो इन सब का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित शब्दों पर हमें विचार करना है: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही क्रम के अनुसार चयन करना है। तो इसका सही क्रम होगा ए होगा इसका सही क्रम। मतलब पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1975 में भारतीय संविधान के में ये अखंडता शब्द जो था वो नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष और संप्रभुता। तो ये जोड़ा गया था। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द। संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना। सही है। यह प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। सही है। इसकी संशोधन नहीं किया जा सकता। गलत है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है वो केवल नहीं, ये चौथा सही है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। इसमें क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह इसका विधिक स्वरूप है प्रस्तावना का। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था और पंथ निरपेक्ष शब्द उसमें शामिल नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों को निश्चित करना है। क्या निश्चित करना है सभी नागरिकों को? तो सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इन सबको सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा कनीमा सुनिश्चित करना है। नीचे दिए दिए गए कथन में कथन 1 और 2 दिया गया। अच्छा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इसके स्थान पर नहीं बल्कि इसी में साथ में इसको लाया गया था। भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। सही है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर इन शब्द को जोड़ा गया। किसका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य को जोड़ा गया। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सभी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सार्वभौमिकता कहलाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति को उसके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है वो है संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में उल्लेखित नहीं है? तो लोक कल्याण उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन किया गया, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग में नहीं था, ये सही है। बाद बाकी उक्त शब्द 1977 में जोड़ा गया, गलत है। उक्त शब्द 1985 में जोड़ा गया, गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत है। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों, उद्देशिका को कहते हैं संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। जबकि B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। नोट, लोकसभा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना।
ध्यातव्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह कहा जाता तो विकल्प डी होता। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान के हिस्सा नहीं है? तो ये किया गया था बेरुबारी बाद में किया गया था कि उद्देशिका नहीं है। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, ये बात कहा था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ बाद में। निम्नलिखित में किस में सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया? वो केशवानंद भारती विवाद में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है इसकी व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। भारत के संविधान में उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आर्थिक न्याय का वर्णन है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय का वर्णन है। भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? तो ये संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब ये संविधान का भाग है उद्देशिका, लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने बृहद संविधान पीठ से यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को पलटते हुए दिया गया। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ऐसा देखते हैं तो भारत के संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं। मतलब ये है ना, जो चारों कथन है वो चारों कथन सही है इसमें कि न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता उद्देशिका को, महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है और संविधान में कानून अर्थ निर्णय में सहायता करता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसमें सही कौन सा है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता गलत है, ये है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये सही है। उपयुक्त में से कोई, तो ये सी वाला हमारा सही है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है।
अब आते हैं हम शासन प्रणाली। अगला जो चैप्टर हमारा है वो है शासन प्रणाली।